हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। चलिए दोस्तों, मैं हूँ सुकेश भटनागर। जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं आपके लिए लेके आता हूँ बैंकिंग, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक अवेयरनेस की सारी बढ़िया बढ़िया वीडियोस। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगती होंगी, है ना। अच्छी लगती हो तो फीडबैक जरूर दिया करो। और दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपने इस क्लास को अभी तक लाइक नहीं करा तो चैनल को लाइक कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। सबसे पहले आप फ्रेंड्स ये सब कर दीजिए। चलिए, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखना, ये मेरा रेफरल कोड है। कोई भी स्टूडेंट अगर अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेता है तो ये आप जरूर शेयर कर दीजिए, गेट लाइव। इससे आपको 10% का इंस्टेंट ऑफ मिल जाएगा। चलो दोस्तों, आज हम क्या बात करेंगे बताते हैं। भाई, इससे पहले मैंने आपको फाइनेंशियल मार्केट में जो कैपिटल मार्केट है उसके ऊपर आपको एक रिकॉर्डेड वीडियो प्रोवाइड किया था, जैसे कि आपने देखा होगा। जिसमें मैंने शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर्स, है ना, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये सारी चीज़ें बताई थी। सेंसेक्स क्या होता है, निफ्टी क्या होता है, बीएससी क्या है, एनएससी क्या है, कंपनी क्या होती है, सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में समझाया था। अब मैं आपको उसी से कुछ आगे की एडवांस चीज़ों को शेयर करूँगा। तो दोस्तों, कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो हमारे एग्जामिनेशन में काफ़ी रोल लगती हैं। जैसे मर्चेंट बैंक क्या होते हैं, है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें, इनसे हमें दोस्ती करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला हेडिंग हमारा यही है, जिसका नाम आपके सामने आया है, मर्चेंट बैंक। व्हाट आर मर्चेंट बैंक्स, और मर्चेंट बैंक क्या होते हैं, और जो मर्चेंट बैंकिंग है वो क्या होती है ना। चलो बताते हैं दोस्तों। जैसे कि आपको मैंने बताया था, जो हमारी कंपनीज होती हैं, जब उन्हें लंबे समय के लिए फंड चाहिए होता है ना। कल ही मैंने आपको बताया था, इसके ऊपर बातचीत करी थी। लॉन्ग टर्म फंड की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो क्या करती हैं भाई, शेयर इशू करती हैं, है ना। चलो एक एग्जांपल मान लेते हैं। मान लो कोई कंपनी है एक्स वाई जेड दोस्तों, उसको पैसा चाहिए। अब इस कंपनी को कुछ नहीं पता कि शेयर कैसे इशू होते हैं, क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से बाजार में शेयर लाएंगे, कैसे हम अपने आप को ग्रो करेंगे, कितने रुपए में बेचना है शेयर, ये कुछ नहीं जानती। तो ऑब्वियस है दोस्तों, इसको इस काम में मदद करने के लिए, है ना, तो कोई तो इंटरमीडिएट होगा ना, जो इसकी मदद करेगा। तो दोस्तों, वही बैंक जो एज एन इंटरमीडिएट के तरह काम करते हैं, और इन कंपनीज को मार्केट से फंड रेज करने में इनकी मदद करते हैं, है ना, फंड रेज करने में इनकी हेल्प करते हैं, उन्हीं को बोलते हैं दोस्तों क्या, मर्चेंट बैंक। तो मर्चेंट बैंक क्या होता है, एक ऐसा बैंक जो कंपनीज को शेयर इशू करने में, शेयर के प्राइस को डिसाइड करने में, फंड मार्केट से फंड रेज करने में, इस पूरे प्रोसेस में मदद करता है, उसको क्या बोलते हैं, मर्चेंट बैंक के नाम से जानते हैं। और याद रखना दोस्तों, ये जो मर्चेंट बैंक होते हैं, ये क्या करते हैं, इन कंपनीज से कमीशन लेते हैं। भाई ऑब्वियस है, फ्री में तो कोई किसी को कुछ नहीं करता, है ना। और इनसे इनका बिजनेस भी हो जाता है, और इन कंपनीज को जो फंड रेज करने का प्रोसेस होता है वो आसान हो जाता है, यानी कि इजी वे में ये फंड रेज कर सकती हैं। तो ऐसे बैंक जो हमारी कंपनीज के शेयर वगैरह इशू करेंगे, एज ए इंटरमीडिएट का काम करते हैं, उनको मर्चेंट बैंक बोलते हैं। और इस प्रकार की बैंकिंग को दोस्तों मर्चेंट बैंकिंग के नाम से जानते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि क्या सर कोई भी बैंक एज ए मर्चेंट बैंक बन जाएगा? नहीं। याद रखना, किसी भी बैंक को अगर इस टाइप की बैंकिंग देनी है या मर्चेंट बैंकिंग देनी है, तो उसको इसके लिए सबसे पहले सेबी से परमिशन लेना पड़ता है। एक्चुअली इन बैंक्स को सेबी से रजिस्टर्ड होना पड़ता है, और बिना सेबी के रजिस्टर्ड किए कोई भी बैंक ऐसा नहीं होता जो इस प्रकार की बैंकिंग दे सके, है ना। तो याद रखना, जितना भी हमारा मर्चेंट बैंकिंग होती है, उस सब का कर्ता धर्ता कौन होता है दोस्तों, सेबी होता है। तो सारी चीज़ें सेबी के हाथों में होती हैं, और सेबी ही डिसाइड करता है कि ये बैंक एज ए मर्चेंट बैंक की तरह काम करेगा या नहीं करेगा। जैसे कि आप देखो, लिखा हुआ है, नो ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट बी एक्ट एज एन मर्चेंट बैंक अकॉर्ड विदाउट द रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द सेबी। और सेबी मर्चेंट रेगुलेशन, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1992 के तहत ये काम करता है ना। चलिए, तो ये तो चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर हमारे इंडिया में जो मर्चेंट बैंकिंग है, इसका कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, इसको हमारे इंडिया में लाया कौन? तो याद रखना दोस्तों, यहाँ पे अगर बात किया जाए, तो हमारे इंडिया में जो सबसे पहली बार मर्चेंट बैंकिंग को इंट्रोड्यूस कराया गया था, एक बैंक था बाहर का, लंदन का। उसका नाम था नेशनल ग्रिंडले बैंक। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है, याद रखना, पूरा पुराने क्वेश्चनों पेपरों में भी देखने को मिल भी सकता है ना। तो 1967 में नेशनल ग्रिंडलेज जो बैंक है दोस्तों, लंदन का, उसने इंडिया में
सबसे पहले मर्चेंट बैंकिंग को इंट्रोड्यूस कराया और बताया कि मर्चेंट बैंकिंग हम कैसे ला सकते हैं, मतलब एक तरीके से पहली बार मर्चेंट बैंकिंग इंडिया में लाया गया इसके द्वारा। बाद में दोस्तों जब समय बढ़ा धीरे धीरे, तो ऑब्वियस है हमारे इंडिया के बैंकों ने भी मर्चेंट बैंकिंग देनी शुरू कर दी, और एट प्रेजेंट तो मोस्ट ऑफ द बैंक हमारे इंडिया के, जो प्राइवेट हो चाहे पब्लिक सेक्टर बैंक, सब मर्चेंट बैंकिंग दे रहे हैं। लेकिन पहला इंडियन कमर्शियल बैंक जिसने मर्चेंट बैंकिंग दी, वो भी याद रखना जरूरी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो एसबीआई इंडिया का पहला बैंक है मर्चेंट, जिसने जो है मर्चेंट बैंकिंग देना शुरू कर दिया दोस्तों 1972 में। तो ये भी आपको पता होना जरूरी है। सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, तो उम्मीद करता हूँ कि पूरा मर्चेंट बैंकिंग होता क्या है, मर्चेंट बैंक्स क्या होते हैं, समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छा टर्म है, एग्जाम ओरिएंटेड, याद रखें। आगे देखते हैं। अब अगला हेडिंग है दोस्तों वेंचर कैपिटल। चलिए बात करते हैं वेंचर कैपिटल क्या होती है दोस्तों। देखिए, सबसे पहले तो हमें अगर इसको समझना है तो वेंचर कैपिटल कंपनीज को समझने से पहले वेंचर कैपिटल दोस्ती करनी पड़ेगी, और वेंचर कैपिटल को समझना है तो उससे पहले दोस्ती करनी पड़ेगी एक वर्ड से, वेंचर क्या होता है। दोस्तों अगर हम इंग्लिश में पढ़ें, अगर आप इंटरनेट बाबा पे सर्च करोगे या पे इंग्लिश की नॉलेज रखते होगे, वर्ड मीनिंग पता होगा आपको, तो दोस्तों आप देखेंगे वेंचर का मतलब होता है जोखिम, हिंदी में। और इंग्लिश में बोलो तो रिस्क, है ना। बस खत्म, नाम लगा लो, रीजनिंग लगा लो। यानी कि एक ऐसी कैपिटल जहाँ पे रिस्क होता है, जहाँ पे खतरा होता है, जहाँ पे जोखिम होता है, वही कैपिटल क्या कहलाती है, वेंचर कैपिटल कहलाती है। चलो ये तो हमने जान लिया। अब भाई आप सोच रहे होंगे सर कैसा खतरा, किस प्रकार खतरा, क्या है ऐसी सिचुएशन, ये खतरा होता क्यों है। चलो बताता हूँ दोस्तों। इसको समझने के लिए हमें एक और वर्ड से दोस्ती करनी पड़ती है। क्या आपने कभी एक नाम सुना है, स्टार्टअप्स। बताओ, स्टार्टअप्स का नाम तो सुना ही होगा। आजकल हमारे मोदी जी स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया करते हैं, है ना। कंपनीज के लिए, स्टार्टअप्स के लिए नए नए आपके लोन की सर्विसेज ला रही है, नए नए प्लेटफॉर्म ला जा रहे हैं, है ना। इनको प्रमोट किया जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन ये है, ये होती क्या है स्टार्टअप्स। देखो बच्चों याद रखना, स्टार्टअप्स उन्हें बोलते हैं ऐसे पर्सन जिनके पास एक इनोवेटिव आइडिया तो है, बट वो किसी रीज़न वाइज उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, है ना। या फिर वे कर भी देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ऐसे लोग या ऐसे स्टार्टअप, ऐसे पर्सन जो एक इनोवेटिव आइडिया रखते हैं, कोई एक ऐसा आइडिया जो कंट्री को ग्रो कर सकता है, उनको भी ग्रो कर सकता है, और देश को, इकोनॉमी को डेवलप करने में बहुत बड़ा रोल रख सकता है ना। तो ऐसे बिजनेस या ऐसे स्टार्टअप्स आइडियाज़ को ही, जो इनके पास ये होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, स्टार्टअप्स के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों हमारे इंडिया का अगर जनरली वे में एक ऑब्जर्वेशन किया जाए तो हम देखते हैं बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं दोस्तों जिनके पास इनोवेटिव आइडियाज़ होते हैं, है ना। अब जिन विचारों पे होते हैं तो उनके साथ एक बड़ी समस्या है। क्या? उनके पास मनी नहीं होता। अब भाई आप ही हैं, मान सा हो सकता है आप में से कोई हो जो देख रहा हो ये वीडियो, है ना, जिसके पास ऐसा बहुत अच्छा इनोवेटिव आइडिया हो कि सर अगर ऐसा हो जाए, अगर ऐसा सब ऐसा मिल जाए और मैं इस आइडिया को इम्प्लीमेंट कर दूं, तो सर मैं वर्ल्ड में बहुत अलग कर सकता हूँ, इंडिया के लिए कुछ अलग कर सकता हूँ, है ना। अपने आप को बहुत आगे बढ़ा सकता हूँ, सब कुछ हो सकता है, इकोनॉमी अपना डेवलपमेंट सब कुछ हो सकता है। बट परेशानी क्या है, पैसा ही तो नहीं है। अब पैसा नहीं है तो कैसे करा जाएगा। चलो, तो दोस्तों याद रखना, अब ये क्या कर सकते हैं, तो आप बोलोगे सर परेशान क्यों हो रहे हैं, पैसा नहीं है, तो बैंक चले जाओ और बैंक में जाके लोन ले लो। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, बैंक में जाके लोन ले सकते हैं। लेकिन भाई एक बात बताओ, जब ये बैंक से जाके लोन लेंगे, तो क्या बैंक इन्हें बिना किसी सिक्योरिटी के, बिना किसी किसी भी चीज़ के बेस के लोन दे देगा? या तो भाई ये सैलरीड वर्कर हो, जॉब करते हो। अब ये भाई पढ़ने वाले बालक हैं मान लो आपकी तरह, लेकिन आइडिया रखते हैं, है ना, पैसा नहीं है बस इनके पास, जॉब वॉब करते नहीं है, अब क्या करें। तो बैंक इन्हें, सैलरी नहीं है तो कहाँ से लोन दे दे। इनके पास रखने रखने के लिए गिरवी विरवी कुछ है नहीं, अगर गिरवी रखने को होता तो उसे बेच बाच के ना ले लेते पैसे, है ना। वो भी नहीं है भैया, अब क्या करा जाए। तो ऐसे पर्सन्स बेचारे अगर बैंकों में भी जाते हैं लोन लेने, तो उनके लिए भी बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि वहाँ पे जो है बिना सिक्योरिटी के लोन नहीं मिलेगा, और इन लोगों को एकदम से कोई लोन नहीं दे सकता। वैसे तो दोस्तों अगर आपने देखा हो, अभी हाल ही में कुछ समय पहले नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बैंकों को भी बोला गया कि आप स्टार्टअप्स में लैंडिंग करिए, है ना, ये इनको टारगेट रूप में दिया गया है। चलो वो चीज़ अलग है, लेकिन पहले तो नहीं था ना। चलो मानते हैं बैंक देंगे, लेकिन बिहाफ पे तो देंगे ना किसी, है ना दोस्तों। तो अब ऐसे लोग कहाँ जाएं। तो दोस्तों याद रखना, ऐसे लोगों को मदद करने के लिए ही
हमारे यहाँ पे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में अलग अलग कंपनीज होती हैं जो रिस्क लेकर इन लोगों को लैंडिंग करती हैं, पैसा देती हैं, और उन्हीं कंपनियों को बोलते हैं वेंचर कैपिटल कंपनीज। और ऐसी कैपिटल जो वो रिस्क देती हैं वो क्या कहलाते हैं? वेंचर कैपिटल कहलाते हैं। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा, सर ऐसा क्यों करेंगी वो? ऐसा उनको फ़ायदा क्या होगा, है ना? ऐसे तो उनका पैसा डूब सकता है। तो ये सबके आंसर जानने ज़रूरी हैं। चलो बताते हैं। दोस्तों याद रखना, भाई मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल, ऐसे समझ लो कोई एक कंपनी है, जैसे मान लीजिए PQR कोई कंपनी है, ऐसे कंपनी PQR नाम की कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मान ली मैंने, या फिर लिमिटेड कंपनी वो भी हो, डजेंट मैटर। एक कंपनी मैंने मान ली, ये दोस्तों एज ए वेंचर कैपिटल कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड है। वेंचर कैपिटल कंपनी मतलब VCC के तौर पर रजिस्टर्ड है। अब ये क्या करती है दोस्तों, इसका मेन पर्पस यही है, जो हमारे स्टार्टअप्स होते हैं, जिस इस तरीके के पर्सन होते हैं जिनको फंड की रिक्वायरमेंट होती है बिजनेस सेटअप के लिए, ये उनको लेंडिंग करती है, पैसा उधार देती है ना? अब भाई सीधी सी बात है, कि पैसा उधार देगी तो इसके ऊपर भी कोई ना कोई होगा जहाँ से पैसा आता होगा। अब मान लो भाई वो हमारे बड़े बड़े लोग, जैसे मालिक साहब हो गए, है ना, लाला आदमी हो गए, बिजनेसमैन, जिनके पास खूब करोड़पति लोग हैं, अरबपति लोग हैं, उन्होंने बना, उनके द्वारा बनी होती है ना? उनके और बिजनेस फैले हुए हैं, इधर रेस्टोरेंट चल रहे हैं, उधर भैया कंपनी चल रही है, उधर ये चल रहा है, उधर ये बिजनेस चल रहा है, उधर वो बिजनेस चल रहा है, होटल खुले हुए हैं। ठीक है, तो अलग अलग जगह से उनका पैसा आ रहा है, साइड बिजनेस है। और साथ में उन्होंने एक अपना ये भी खोल दिया, VCC, एक वेंचर कैपिटल कंपनी। अब इतना जब पैसा कमा रहे हैं तो कहीं तो इन्वेस्ट करेंगे, है ना? तो ऑब्वियस है इन पे पैसा ज़्यादा है। अब इनको क्या चाहिए? इनको पैसे से और पैसा चाहिए। तो इन्होंने क्या करा, भाई वो तो लाला आदमी है, वो तो मालिक तो भाई घूम रहा है इधर से उधर, विदेश यात्रा जा रहा है, कभी कहीं जा रहा है, कभी कहीं जा रहा है। उसने क्या करा, एक लोगों को रिक्रूट किया, एक कंपनी बनाई, रजिस्टर्ड करवाया एज ए वेंचर कंपनी, कैपिटल कंपनी के तौर पर, और यहाँ पे अपने एक्सपर्ट्स बैठाए जो हमारे रिस्क मैनेजमेंट को देखते हैं, है ना? जो एक फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव देख सकते हैं। मतलब बहुत, कहते हैं ना, दिमागी लोग बैठा दिए, बहुत विद्वान विद्वान लोग। अब क्या होता है, ये बोलते हैं कि आपके पास अगर कोई अपना इनोवेटिव आइडिया है, और अगर आप कोई इनोवेटिव आइडिया हमारे पास लेके आते हैं, और हमें उस आइडिया में कुछ उम्मीद नज़र आती है कि हाँ फ्यूचर में आप ग्रो कर पाएंगे, हमें अच्छा लगता है, तो हम आपको, आपके स्टार्टअप को स्टार्ट करने के लिए पैसा देंगे, मदद करेंगे। ठीक है, तो ये कंपनियों का काम ये है। अब मान लो एक पर्सन, मान लो ABC नाम का एक पर्सन, ये PQR के पास पहुंचा, कंपनी के पास, इसने अपना आइडिया बताया और बोला कि सर ऐसे ऐसे हम इनोवेटिव आइडिया मेरा ये है, आप बताइए आप मुझे फंडिंग कर पाएंगे? तो कंपनी ने आपस में डिस्कस करा, लोगों ने, जो एक्सपर्ट्स लोग थे, उन्होंने बोला ठीक है, आपका आइडिया, अपनी रिपोर्ट जमा कर जाओ, हम इसको स्टडी करेंगे, इस प्लान की आपके, और बताएंगे 2-3 दिनों में। अब इन्होंने पूरी स्टडी करी, सब कुछ बढ़िया लगा इन्हें, अगर इन्हें लगता है हाँ भाई ग्रो हो सकती है, तो अब ये कंपनी क्या करती है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने को बोलती है। इन्हें बोलेगी, फ़ोन करके बुलाया, भाई हाँ ठीक है सर, हम आपके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन हमें बदले में क्या मिलेगा? अब ABC ने बोला बताओ भी क्या चाहिए? तो इन्होंने बोल दिया, मान लो ठीक है, आप बिजनेस सेटअप कीजिए, बिजनेस स्टार्ट कीजिए, और 10 सालों तक, 10 ईयर्स तक, जो भी आप प्रॉफिट अर्न करेंगे 60% हमारा होगा। अगर आप रेडी हैं तो हम आपके इस आइडिया को स्टार्ट करते हैं, और आपके बिजनेस को सेटल्ड करने के लिए हम आपको फंडिंग प्रोवाइड करेंगे। अब दोस्तों सोचने वाली बात है ABC के ऊपर, जैसे करना क्या है? अब आप खुद बताओ, वैसे तो कुछ ना कर पा रहा था बेचारा, ये पैसा ही ना था, कम से कम स्टार्ट तो होगा, कम से कम 40% ही सही, 10% कमाएगा तो 40% का तो होगा सहारा, है ना दोस्तों? तो कायदे में देखा जाए तो बढ़िया है, ना से कुछ तो सही। तो इसने बोला ठीक है सर, करो स्टार्ट। अब क्या होगा, जितना भी रिक्वायरमेंट होगा बिजनेस को सेटअप करने में, या जिसकी रिक्वायरमेंट, जैसे इसने बोला मुझे 5 करोड़ चाहिए, 10 करोड़ चाहिए, 20 करोड़ चाहिए, इसको ये कंपनी प्रोवाइड कर देंगी। अब ये बिजनेस को सेटअप करेगा, उसे बनाएगा। ये कंपनी ऐसा नहीं है कि देखेंगी नहीं, सब देखेंगी, सारी एक्टिविटी पे निगाह रखेंगी कि किस तरीके से वो काम कर रहा है, कैसे कैसे काम कर रहा है ना? और उसी के अकॉर्डिंग ये चेक करेंगी कि आखिर उसने कितना अच्छा परफॉर्म किया। ठीक, चलिए अभी और देखते हैं आगे कहानी, 1 मिनट को बेटा। चलिए दोस्त, तो यहाँ तक की बात तो समझ में आ गई होगी, है ना? वही मैंने बताया था आपको कि इस तरीके से ये क्या करेंगे, इसको लैंडिंग करेंगे और ये बिजनेस सेटअप करेगा, और 10 साल तक इसने भैया एग्रीमेंट करा है तो इसे 60% देना पड़ेगा, है ना? अब आपके मन में एक क्वेश्चन होगा, सर मान लो ये अगर डूब गए तो, ना सक्सेस हो पाया तो,
भाई सीधी सी बात है, वेंचर माने क्या होता है, रिस्क होता है दोस्तों। डूबेगा तो ये भी डूबेगा और साथ में ये बेचारे भी डूबेंगे। यही तो रीज़न है दोस्तों, जब भी तो इसको क्या बोलते हैं हम, वेंचर कैपिटल बोलते हैं। और इस टाइप की कंपनी जो लैंडिंग करती है इनको क्या बोलते हैं दोस्तों, वेंचर कैपिटल कंपनीज के नाम से जानते हैं। एक बात और याद रखना दोस्तों, अब आप सोचो, जो PQR है जिसने इसकी मदद करी एबीसी की, ये तो एबीसी के लिए ईश्वर का रूप हुआ। भाई एक ऐसे समय में तो इसका तगड़ा फाइनेंस कर दिया, बिजनेस के लिए पैसा लगा दिया, है ना। तो ये क्या कहलाता है, इसको हम एंजल इन्वेस्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंजल माने क्या होते हैं, देवदूत होते हैं, ईश्वर का रूप जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एंजल इन्वेस्टर के नाम से जानते हैं। तो याद रखना, जो हमारे वेंचर कैपिटल कंपनीज होती है उनको, या जो इन्वेस्ट करते हैं इसमें, है ना, उनको वेंचर एंजल इन्वेस्टर का भी नाम दिया जाता है। तो उम्मीद है ये भी सारी बातें आपको अच्छे समझ में आ गई होंगी। अगर यहाँ तक की सारी बात क्लियर हो गई है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए यस क्लियर है। आगे की कहानी अब हम देखते हैं, ठीक है। अब जो हम आगे पढ़ेंगे, देखो हमने दो चीज़ें पढ़ ली, मर्चेंट बैंक्स क्या होते हैं, है ना, और हमने क्या पढ़ा, वेंचर कैपिटल्स क्या होती हैं। अब जो अगला हेडिंग है वो है म्यूचुअल फंड्स। चलो भैया, बड़ा इंटरेस्टिंग हेडिंग, जिससे हमें दोस्ती करनी है म्यूचुअल फंड से लेकर, म्यूचुअल फंड क्या होते हैं ये सब हमें डिस्कस करना होगा, है ना दोस्तों। चलिए चलिए दोस्तों, तो देखते हैं भाई म्यूचुअल फंड क्या होता है, क्या मतलब है इसका, स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, अगर हम ध्यान दें दोस्तों, तो ये जो वर्ड है म्यूचुअल फंड, तो म्यूचुअल माने क्या होता है भाई, म्यूचुअल माने होता है आपस में, है ना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कहते नहीं है, अपने आपस की जो है अंडरस्टैंडिंग, वही तो है ये वर्ड। और क्या है, म्यूचुअल माने आपस में मिलकर बना हुआ एक फंड जो हम सब से मिलकर बनता है ना, एक तरीके से ऐसे कह लो। अब इसको समझना है दोस्तों, सबसे पहले हमें एक छोटी सी चीज़ जाननी है। सबसे पहले हमें जो दोस्तों ये जानना होगा कि ये आखिर म्यूचुअल फंड आया क्यों, इसको लाने का रीज़न क्या है। भाई एक बात सोचो, जब हमारे पास पूरा शेयर मार्केट है इन्वेस्टमेंट के लिए, है ना, तो आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ गई। भाई सही बात है ना। चलो इसको समझ लिया तो समझ जाओ, उसकी पूरी कहानी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। चलो एक बात पूछूंगा मैं आपसे दोस्तों, ये बताइए, अगर मैं आपसे बोलूँ, अभी आपने शेयर पढ़ लिए, डिबेंचर पढ़ लिए, बॉन्ड पढ़ लिए, सब पढ़ लिया, मैं आपसे बोलूँ जाओ एक काम करो, शेयर मार्केट में पैसा लगाओ, इन्वेस्ट करो, क्या आप करोगे। तो आप में से बहुत से बच्चे बोलेंगे नहीं सर, हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। अब मैं पूछूंगा भाई क्या हो गया, ऐसा क्यों भाई, क्या प्रॉब्लम है, आप क्यों नहीं करेंगे। तो बहुत से लोग बोलते हैं दोस्तों मुझसे, मेरे पास पैसे नहीं है सर जी, मनी नहीं है, अभी पैसे ही नहीं है, तो कहाँ से इन्वेस्ट करें। मैंने कहा चलो ठीक है। कुछ बोलते हैं दोस्तों भैया अभी सर रिस्क बहुत होता है इसमें, है ना। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। कुछ बोलते हैं सर हमें नॉलेज ही नहीं है चलो इसकी। मैंने कहा चलो ठीक है। अब मैं आपसे एक बात बोलूँगा दोस्तों, जो बच्चे बोलते हैं नॉलेज नहीं है, ये बताओ आपको बैंक की जब तैयारी कर रहे थे, एट प्रेजेंट आप SBI PO, RRB PO, IBPS PO, क्लर्क सबकी तैयारी कर रहे हो, क्या 10th क्लास में इसकी नॉलेज थी, नहीं ना। मीन्स भाई नॉलेज तो जब होती है ना किसी चीज़ की, जब हम उसमें हम एंटर मारते हैं, है ना, एंट्री करते हैं, तो हमें धीरे धीरे उसका ज्ञान होने लगता है। हम दो एक दो बार पेपर देते हैं तो पता चलता है अब अच्छा ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, इस तरीके से हमें तैयारी करनी है, हमें स्ट्रेटजी ऐसे ही बनानी पड़ेगी, नॉलेज तो अपने आप हो जाएगी। सेम फंडा दोस्तों शेयर बाजार में है, शेयर बाजार में जब घुसते हैं तो धीरे धीरे नॉलेज हो जाती है। एक दिन में तो आप शेयर मार्केट नहीं सीख पाओगे। और वैसे भी दोस्तों ऑब्वियस है, प्रैक्टिकल थिंग और आपका थ्योरेटिकल चीज़ों में ज़मीन आसमान का अंतर होता है, हम जानते हैं, आप सभी जानते हैं, है ना। चलिए, जो सबसे बड़ा इशू है दोस्तों यहाँ पे, एक जो सबसे बड़ा पंगा है वो है क्या, रिस्क का। हम्म, बहुत से लोगों का कहना ये होता है कि सर शेयर मार्केट में पैसा तो लगा दें लेकिन गारंटी नहीं है कि हमें प्रॉफिट होगा। भाई हो सकता है हम पैसा लगाएं और पता चला पापा को बोले एक के दो बनेंगे और पापा का वो सपना पूरा ना हो पाए, और पता चला 1 रुपया वो भी चला गया। फिर तो तुम्हें पता ही है, पापा और तुम ही होगे बस, बाद में क्या होना है आप सब अच्छे जानते हैं, पिटाई के अलावा कुछ और ऑप्शन नहीं मिलता, है ना। तो वही चीज़ें हैं, रिस्क फैक्टर बहुत बड़ा है। लेकिन दोस्तों एक बात बताओ, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा नॉर्मली, आप में से बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो लोग चाहते होंगे हम शेयर बाजार में पैसा लगाएं, है ना, इच्छा तो रखते होंगे ना, मन में इच्छा होगी, ख्वाब तो देखा होगा, लेकिन रिस्क होने के कारण, पैसे ना होने के कारण, ज्ञान ना होने के कारण हम नहीं लगा पाते इसमें पैसा। खास तौर पर रिस्क मैटर बहुत ज़्यादा चलता है, पैसा तो चलो समय की बात है आ ही जाता है, नॉलेज भी धीरे धीरे घुसते हैं तो आ ही जाती है, लेकिन रिस्क वाला डर बड़ा टेंशन वाला डर डर है, इसको हम कैसा निकालें। तो दोस्तों ऐसे लोग जो कि रिस्क से डरते हैं, जो रिस्क नहीं लेना चाहते, उसी को दूर करने के लिए हमारे यहाँ पे क्या लाए गए हैं, म्यूचुअल फंड को इंट्रोड्यूस कराया गया। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड क्या करता है, म्यूचुअल फंड एक हमारा थर्ड पार्टी इन्वेस्टमेंट होता है। क्या होता है, थर्ड पार्टी इन्वेस्टमेंट, जो आपसे पैसा लेगा,
ठीक है, हम सबसे पैसा फंड को पूल करेगा, फंड उठाएगा और इसको अलग अलग कंपनीज के शेयर्स में, बॉन्ड में, डिबेंचर्स में या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में क्या करेगा, इन्वेस्ट करता है। अब हम क्या करते हैं, हम भाई सीधे सीधे से बात बात करें तो एक जगह इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, सारा पैसा शेयर में लगा दिया, अलग अलग कंपनियों के शेयर में लगा दिया, मान लो कंपनी डूब गई तो हम भी डूब गए। लेकिन ये क्या करते हैं दोस्तों, ये हमारे रिस्क को डाइवर्सिफाई करते हैं। और रिस्क को डाइवर्सिफाई करने के लिए ये हमारे इन्वेस्टमेंट को, शेयर्स तो हैं ही हैं, साथ में जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, डेट इंस्ट्रूमेंट जैसे डिबेंचर्स हुए, बॉन्ड्स हुए, ट्रेजरी बिल हुए, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हुए, इन सब में भी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और उससे हमारा रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा मेन पर्पस इनका यही, मतलब एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि सर म्यूचुअल फंड को लाया क्यों गया, व्हाट आर द मेन पर्पस ऑफ म्यूचुअल फंड। तो याद रखना दोस्तों, टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ इन्वेस्टर्स। अगर एग्जाम में पूछे कि म्यूचुअल फंड क्यों आए, तो इसका एक सिंपल सा आंसर देना है, टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ इन्वेस्टर्स। तो इन्वेस्टर्स के रिस्क को कम करने के लिए म्यूचुअल फंड को इंट्रोड्यूस कराया गया था। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, एक ऑफिस होता है, म्यूचुअल फंड कंपनी जो भी होते हैं उनका अपना एक ऑफिस होता है, वहाँ पे हमारे एक्सपर्ट्स लोग बैठे होते हैं और ये दोस्तों बहुत नॉलेजेबल पर्सन होते हैं। जब हम इनके पास जाते हैं तो ये हमसे पूछते हैं कि बताइए आप किस टाइप के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अब आपको नॉलेज है तो अच्छी बात है, आप उनसे बातचीत कीजिए, उन्हें अपने विचारों को शेयर कीजिए, हम ऐसा पैसा लगाना चाहते हैं, हम इस टाइप के म्यूचुअल फंड में लगाएंगे। अगर नहीं जानते हैं कुछ भी तो कम से कम ये तो बताओगे ना कि किस प्रकार का इन्वेस्टमेंट चाहिए, मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चाहिए या शॉर्ट टर्म चाहिए, इतना तो बताना पड़ेगा भाई, कुछ तो बताओगे, है ना। और उसी को ध्यान में रखते हुए वो आपको कई सारे ऑप्शंस बताते हैं या फिर प्लान बताते हैं कि आप इन प्लान में लगाओ, इस प्लान में लगाओ, यहाँ पे टैक्स सेविंग प्लान है, यहाँ पे टैक्स सेव नहीं होगा, यहाँ पे इतना रिटर्न मिलेगा, वहाँ पे उतना रिटर्न मिलेगा। और आपके फंड को इन सभी में इन्वेस्टमेंट करके आपको एक मिनिमम पर्टिकुलर फिक्स, क्या कहते हैं उसे, प्रॉफिट देने की बात करते हैं। भाई एक ऑब्वियस है, एक बात सोचने की है, भाई जब हम कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये तो पूछेंगे ना, चलो हम यहाँ पे बताएं इन्वेस्ट करें तो बताओ कितना प्रॉफिट होगा, तो कुछ तो बताओगे। मानता हूँ ये कैपिटल मार्केट इन्वेस्टमेंट है, श्योरिटी नहीं होती, लेकिन एक मिनिमम एक कुछ तो रेंज बतानी पड़ेगी, है ना। तो याद रखना, उस तरीके से वो हमको बताते हैं। अब याद रखना दोस्तों, जो म्यूचुअल फंड होते हैं वैसे तो इसके अलग अलग डिफाइन करा जाए तो टाइप्स बहुत सारे हैं, बट एक छोटा सा टाइप आपको याद रखना है, ये दो प्रकार के जनरली और होते हैं, एक होते हैं ओपन एंडेड, एक होते हैं दोस्तों क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं दोस्तों जिनमें हम कभी भी पैसा लगा सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, है ना। आपने आज पैसा लगाया, कल निकाल लो, कल नहीं तो परसों निकाल, जब मन करे आप विड्रॉ कर सकते हैं। और याद रखना, यहाँ पे रिस्क ज़्यादा होता है, बिकॉज ऑब्वियस है, आप अपने मर्जी के मालिक हो, आप अपने, क्योंकि यहाँ पे शेयर में इन्वेस्टमेंट करती है कंपनी। अब शेयर तो मार्केट पे डिपेंड करता है, आता नहीं है म्यूचुअल फंड, मार्केट्स म्यूचुअल फंड ज़्यादा सब्जेक्ट टू द मार्केट रिस्क, प्लीज रीड केयरफुली बिफोर इन्वेस्टमेंट, है ना, वो सब कुछ लिखा होता है, आपने देखा होगा। अगर आप क्लोज एंडेड में कराते हैं दोस्तों तो ये थोड़ा सा सेफ एंड सिक्योर तरीका होता है, क्योंकि यहाँ पे जो पैसा होता है आपका लॉक हो जाता है। याद रखना, यहाँ पे पैसा एक पर्टिकुलर समय के लिए लॉक हो जाता है, एक पर्टिकुलर लॉक इन पीरियड होता है जिसको हम लॉक इन पीरियड के नाम से जानते हैं। और वो जो लॉक इन पीरियड होता है दोस्तों म्यूचुअल फंड का, मिनिमम होता है 3 साल। मीन्स 3 साल से पहले आप पैसे को विड्रॉ नहीं कर सकते, मिनिमम 3 ईयर्स के लिए आपको पैसे को लॉक करना पड़ता ही पड़ता है ना। अब आप सोचो, जब आप 3 साल के लिए पैसा लॉक कर दोगे फ्रेंड्स, तो ऑब्वियस है कुछ तो उम्मीद रखोगे प्रॉफिट की। तो यहाँ पे भी कंपनीज बताती हैं हम आपको मिनिमम, मान लीजिए फॉर एग्जांपल किसी कंपनी ने बोला मिनिमम 40% पर एनम देंगे, तो मतलब क्या है, अब आपको 14% पर एनम मिलेगा मिलेगा, इसकी गारंटी वो ले रहे हैं। अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे गारंटी दे दी उस कंपनी ने, तो याद रखिएगा दोस्तों, अब आप जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं वो आपके फंड को डाइवर्सिफाई कर देते हैं, किसमें, इक्विटी और डेट में। इक्विटी और डेट मतलब एक तो शेयर हो गई, इक्विटीज़ वगैरह, डेट हमारे डिबेंचर्स वगैरह हो गए, बॉन्ड वगैरह हो गए, इन्वेस्टमेंट में डिवाइड कर देंगे। अब मान लो कोई भी चीज़ 100% है तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, फॉर एग्जाम्पल 60-40 में डिवाइड कर दिया। अब आप बताओ, यहाँ तो चलो रिस्क है, कोई भरोसा नहीं, लेकिन यहाँ तो श्योरिटी है ना, क्योंकि डिबेंचर्स पे, बॉन्ड पे इंटरेस्ट मिलता है, तो उसी के हिसाब से कैलकुलेट करके वो आपको एक मिनिमम प्रॉफिट देने की बात बोलता है। अब याद रखना, जब 3 ईयर्स या 4 ईयर्स जितने के लिए भी आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करा है क्लोज एंडेड में, वो कंप्लीट होगा, तो हो सकता है आपको 14% के बदले 28% भी मिल जाए, 30% भी मिल जाए, 15% भी मिल जाए,
और किस्मत ज़्यादा ही ख़राब है तो वही 14% ही मिलेगा, बिकॉज ये 14% कैलकुलेशन इसके अकॉर्डिंग है। बट इसकी किसी को सूचना नहीं होती है तो किसी को भरोसा नहीं होता। अगर ये अच्छे ग्रो करेगा जहाँ तुम्हारा पैसा लगा है शेयर में, तो पैसा डबल भी हो सकता है, 14 का 28 भी बन सकता है, 14 का 50 भी बन सकता है, कोई भी गारंटेड नहीं होता है। क्लियर? तो ये भी आपको ध्यान रखना है और ये सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट होती हैं, याद रखना, सेबी की गाइडलाइंस के अनुसार। आरबीआई सेबी ने बोला हुआ है कि हर एक म्यूचुअल फंड कंपनी को ये जितने भी इन्वेस्टमेंट है ट्रांसपेरेंट रखने होंगे, जिससे कि लोगों को पता चलना चाहिए कि उनको पैसा कहाँ लगा है, और यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी होनी ज़रूरी है। नहीं तो आप बोलोगे सर मान लो प्रॉफिट हुआ, आप कंपनी ना बताए तो, है ना? ऐसा नहीं होता, इसलिए ट्रांसपेरेंसी को यहाँ पे सेबी के द्वारा मेंटेन किया गया है। ठीक है? तो उम्मीद है ये सारी बातें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, जो मैंने आपको बताया म्यूचुअल फंड है क्या, कैसे काम करता है, कैसे कैसे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है, सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब कुछ चीज़ें थोड़ी थ्योरेटिकल जो एग्जाम में आती हैं। एक क्वेश्चन आता है कभी कभी एग्जाम में, भाई भारत में पहली बार म्यूचुअल फंड जो आया वो कौन लाया? तो याद रखना दोस्तों, इंडिया का जो पहला म्यूचुअल फंड है 1963 में आया था, एक कंपनी का नाम है यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये आज भी है। तो ये है दोस्तों इंडिया का पहला म्यूचुअल फंड, जो हमारे इंडिया में एट प्रेजेंट भी काम कर रहा है। और आजकल तो पता ही है दोस्तों, धीरे धीरे समय बढ़ने लगा, तो आजकल तो हर एक बैंक ने भी अपने म्यूचुअल फंड लॉन्च कर दिए हैं। अब तो एक्सिस का भी म्यूचुअल फंड है, एसबीआई का भी म्यूचुअल फंड है, आईसीआईसीआई का म्यूचुअल फंड है, सबके म्यूचुअल फंड आ रहे हैं। तो ये एक क्वेश्चन और आता है कि इंडिया का पहला बैंक जिसने म्यूचुअल फंड को इंट्रोड्यूस कराया वो कौन है? तो याद रखना दोस्तों, वो है आपका दोस्त एसबीआई। 1987 में दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड इंट्रोड्यूस कराया गया था, जो पहला नॉन यूटीआई म्यूचुअल फंड था। और ये पहला म्यूचुअल फंड कौन है हमारे इंडिया का? यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया बनाया गया था 1963 में। ठीक है, भारत सरकार ने मिलकर और आरबीआई ने मिलकर इसको बनाया था, किसको? यूटीआई को। चलिए, तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन ये है सर, जैसे कि हमें पता चलता है, हम शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं तो हम देखते हैं सेंसेक्स बढ़ रहा है घट रहा है, तो उसको देख के करते हैं, मार्केट के अकॉर्डिंग हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, है ना? तो दोस्तों अब ये क्वेश्चन आ रहा होगा मन में कि सर हमें अगर कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो हम क्या देखें, कैसे पता चलेगा कि कोई म्यूचुअल फंड हमें ज़्यादा प्रॉफिट देगा, कोई म्यूचुअल फंड हमें कम प्रॉफिट देगा? तो इसके लिए भी तो कोई ना कोई इंडिकेटर होता होगा जो हमें कोई इन्फॉर्मेशन देगा, है ना? बिल्कुल है दोस्तों। तो याद रखना, किसी भी म्यूचुअल फंड की, क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम का, वही बोल रहा हूँ, अगर हमें किसी भी म्यूचुअल फंड की इफिशियंसी को देखना है तो हमें उसका एनएवी पता करना जरूरी है। एनएवी बोले तो मैं तो इसे लोकल भाषा में बोलता हूँ, नफ्स पकड़ लो म्यूचुअल फंड की, नव एनएवी, है ना? नफ्स होती है ना हाथों की नसें जिससे आप चेक करते हो फीवर है नहीं है, जिंदा है मर गया, वही वाला नफ्स पकड़ लो म्यूचुअल फंड की। उस समय पता चलता है कि कोई भी म्यूचुअल फंड कितना ज़्यादा इफिशियंट होगा। एनएवी क्या होता है दोस्तों? इसका पूरा नाम होता है नेट एसेट वैल्यू। याद रखना दोस्तों, अलग अलग म्यूचुअल फंड कंपनीज का एनएवी अलग अलग होता है। और जब भी हम किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे पहले हम उसका एनएवी देखते हैं, है ना? अब एनएवी क्या होता है, एनएवी की डेफिनेशन क्या होता है? तो दोस्तों एक तरीके से प्राइस ऑफ वन यूनिट इज कॉल्ड एनएवी। अब आप बोलोगे सर ये यूनिट क्या होता है? दोस्तों याद रखना, जब हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम वहाँ पे यूनिट परचेस करते हैं। जब शेयर में पैसा लगाते हो वहाँ शेयर खरीदते हो, बट म्यूचुअल फंड की यूनिट परचेस करते हैं, बिकॉज आपको नहीं पता कि वो शेयर है या डिबेंचर या बॉन्ड, है ना? वो तो एक यूनिट है। तो म्यूचुअल फंड्स में हम जब इन्वेस्ट करते हैं तो क्या मिलता है हमें? यूनिट मिलती है। तो एक यूनिट की जो कीमत होती है उसे, उसका क्या बोलते हैं? एनएवी बोलते हैं, नेट एसेट वैल्यू बोलते हैं। अब जैसे कि आपने देखा होगा शेयर के प्राइस दिन में बढ़ते घटते रहते हैं, वैसे ही दोस्तों म्यूचुअल फंड्स का जो एनएवी होता है वो भी घटता बढ़ता रहता है ना? अब जैसे कि जब मार्केट क्लोज होता है तो हर एक म्यूचुअल फंड का अपना एक एनएवी आता है। अब जैसे मान लो कोई एनएवी आया आज किसी म्यूचुअल फंड का 25 रुपये, तो ये उसका आज का एनएवी, अब जरूरी थोड़ी कल ही हो। अब कल को ये मान लो एनएवी जब मार्केट क्लोज हुआ तो बढ़ के हो गया 28 रुपये, परसों को मान लो ये घट के हो गया फिर से 24 रुपये। तो इस तरीके से इसमें फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं, है ना? तो जब भी हम किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का सोचेंगे तो सबसे पहले उसका नेट एसेट वैल्यू चेक करेंगे, एनएवी चेक करेंगे। अब ये कहाँ मिलेगा दोस्तों? हर एक म्यूचुअल फंड की जो वेबसाइट होती है वहाँ पे आपको पूरा उसका ग्राफ मिल जाएगा, प्रीवियस मंथ का, उससे प्रीवियस मंथ का, प्रेजेंट मंथ का, डेली का। तो आपको एक ग्राफ को स्टडी करना पड़ता है। इन ग्राफ को स्टडी करके जो भी आपको लगता है हाँ ये म्यूचुअल फंड हमारे लिए अच्छा हो सकता है, ये ज़्यादा इफिशियंट है, तो हम उसमें क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्लियर? और जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इसी एनएवी के अकॉर्डिंग आपको प्रॉफिट मिलेगा।
चलो एग्जाम्पल बताता हूँ। मान लो दोस्तों फॉर एग्जाम्पल आपने जो है किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया और उसका एनएवी चल रहा है 25 रुपये। तो इसका मतलब है उस यूनिट का प्राइस है 25 रुपये पर यूनिट। अब वो आपको जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको बताना पड़ेगा कितनी यूनिट आप खरीद रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने इसकी 100 यूनिट खरीदनी, तो आपने कितने रुपए लगा दिए इसमें, 2500 रुपये इन्वेस्टमेंट कर दिया और इसकी 100 यूनिट परचेज करनी है, 100 यूनिट परचेज करनी है। अब क्या हुआ, धीरे मान लो आपका ये ओपन एंडेड है ना, समय बढ़ने लगा। अब इसकी एनएवी बढ़ते बढ़ते 3 महीने बाद 4 महीने बाद मान लो हो गई 30 रुपये पर यूनिट, तो 5 रुपये पर यूनिट प्रॉफिट है। अब मान लो 2-3 महीने वेट किया तो आपने 100 रुपीज़ पर यूनिट चली गई, मान लो क्रॉस करी, किस्मत अच्छी है तो भैया मौके पे चौका मारो, बेच दो, सीधे कितने का प्रॉफिट हो गया देख लो, 10,000 में गई है ना। 2,500 की चीज़ 10,000 में बेच दी। मान लो आपके 1 साल में भी हुआ तो आपने 1 साल में 7,500 का प्रॉफिट अर्न कर लिया। उल्टा भी हो जाता है, अब तुम्हारी किस्मत ज़्यादा अच्छी है तो ऐसा भी हो जाता है दोस्तों, पता चला घट के 10 रुपये पर यूनिट हो गए तो अब आपको 1,500 रुपये का लॉस भी हो जाएगा, निगेटिव में चले जाओगे। तो इस तरीके से हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं और फ़ायदा होता है ना। बात समझ में आ गया। ये ओपन एंडेड बताया मैं, जिसको आप कभी भी निकाल सकते हो कभी भी बेच सकते हो। ऐसे ही क्लोज एंडेड में होता है। अब भाई ऑब्वियस जब वो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डिपेंड करता है ना किस प्रकार के म्यूचुअल फंड की यूनिट में लगाया गया है। अगर मान लो यहाँ पे केवल शेयर है तो ज़्यादा फ्लक्चुएशन होगा, यहाँ पे शेयर प्लस डेट प्लस अदर इंस्ट्रूमेंट्स हैं इसमें मिक्स हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा हमें प्रॉफिट ज़्यादा मिलने के चांसेस रहते हैं। तो एनएवी ही होती है जो इंडिकेट करती है कोई भी म्यूचुअल फंड कितना एफिशिएंट है कितना नहीं है। और इसको निकालने का दोस्तों फॉर्मूला होता है ये रहा, टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटीज माइनस डिवाइडेड बाय टोटल आउटस्टैंडिंग यूनिट। यूनिट कह सकते हो, शेयर कह सकते हो, ये हम याद रखिए, बात वही है। यहाँ पे यूनिट वर्ड यूज़ होगा, वो थोड़ा गलत लिखा है, इसे आप सही कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको फॉर्मूले की मदद से हर एक म्यूचुअल फंड का एनएवी कैलकुलेट होता है। फिलहाल आपको फॉर्मूला आता नहीं है एग्जाम में, बस याद रखना, कभी पूछ ही ले 1% तो पता होना जरूरी है, बाकी फुल फॉर्म वगैरह सब आती हैं। और हर एक दिन डेली जब ट्रेडिंग का टाइम खत्म होता है, एंड ऑफ द ट्रेडिंग, ये एनएवी आपका डिक्लेयर होता है सेबी की रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए। क्लियर। तो ये थी दोस्तों पूरी की पूरी म्यूचुअल फंड की कहानी, ए टू जेड कहानी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, क्या है म्यूचुअल फंड, भारत में पहली बार कब आया, कैसे इन्वेस्ट करते हैं, क्या क्या होता है। अगर कोई भी डाउट हो तो भैया कमेंट में लिख देना, क्वेश्चन के फॉर्म में भेज देना, डिस्कस कर लेंगे बाद में आराम से, ठीक है। चलो भाई, एनएवी पढ़ लिया, म्यूचुअल फंड पढ़ लिया, डेरी वो पढ़ लिया हमने, क्या कहते हैं उसे, मर्चेंट बैंक पढ़ लिया, वेंचर कैपिटल पढ़ ली। अब पढ़ना है हमें खतरनाक डेरिवेटिव मार्केट। अरे बाप रे, ये है बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। डेरिवेटिव मार्केट क्या होता है, डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, नाम तो सुना ही होगा, इसमें कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ट्रेडिंग होती है, कैसे होती है, कहाँ पे होती है, ये सब चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। पानी वानी पी लूँ भाई, फिर स्टार्ट करता हूँ, है ना, थोड़ा वेट करो, बस 5 मिनट तो बहुत होते हैं, 1 मिनट का वेट करो, है ना, स्टार्ट करते हैं फिर। चलो दोस्तों, देखते हैं डेरिवेटिव क्या होते हैं। देखिए भाई, अगर डेरिवेटिव को लेके बात करा जाए तो सबसे पहले भी एक बात हम देखेंगे, भाई ये जो डेरिवेटिव वर्ड है, अगर हम ध्यान से देखें दोस्तों, ये किससे बना है। भाई ये जो शब्द है दोस्तों, ये बना है ड्राइव से, है ना। और ड्राइव मतलब क्या होता है भाई, अगर हम ध्यान दें, अगर आपने मैथ्स में पढ़ा हो या फिजिक्स वगैरह साइंस वगैरह पढ़ी हो थोड़ी बहुत बचपन में, 9th 10th में, या फिर 6th 7th में तो पढ़ी होगी, है ना। तो जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं दोस्तों, विज्ञान पढ़ते हैं, तो वहाँ पे आपने एक नाम सुना होगा, एक होती हैं दोस्तों हमारी डेरिवेटिव क्वांटिटी, एक होती है हमारी फंडामेंटल यूनिट। यूनिट पढ़ी है, जैसे मीटर, किलोग्राम, सेकंड जो होते हैं, है ना। एम के एस सिस्टम पढ़ा होगा शायद, याद, मुझे देखो अभी भी याद है यार, है ना, अभी तक याद है, आपको भी शायद याद होना चाहिए। तो ये क्या होती हैं, दो टाइप की यूनिट होती हैं दोस्तों, है ना। एक होती है फंडामेंटल, एक होती है डेरिवेटिव। फंडामेंटल यूनिट क्या होती है, एक ऐसी यूनिट जो बेस है, मतलब जो इससे नीचे कुछ नहीं है, जैसे मीटर है। अब मैं पैमाने में या फिर जो हम नापते हैं किसी चीज़ को स्केल में, तो नापने की सबसे छोटी यूनिट मीटर ही तो है। उसके ऊपर होते हैं हमारे किलोमीटर, फिर ये मीटर वो मीटर, है ना, सब कुछ होते हैं। लेकिन सबसे छोटी क्या होती है हमारी, हमारा जो एक फंडामेंटल बनाया है वो मीटर होता है ना दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा। ऐसी किलोग्राम बनाया है एम के सिस्टम के अनुसार, और इसी से ही हमारी अलग अलग यूनिट बनी है, जैसे न्यूटन बना है, जूल बना है ना। इन सब में इसका यूज़ होता है, मीटर किलोग्राम पर सेकंड, ये वो फलाना डिमागा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मीन्स क्या है, ऐसी क्वांटिटी जिनका खुद अस्तित्व नहीं होता, जिनकी कोई खुद पहचान नहीं होती, बल्कि वो किसी दूसरी एंटिटी पर डिपेंड करती हैं, विच डिपेंड्स ऑन अदर, उन्हीं को बोलते हैं दोस्तों डेरिवेटिव। तो यहाँ पे भी सेम यही तो है,
तो डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? डेरिवेटिव्स ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो खुद की कोई पहचान नहीं रखते दोस्तों, जिनका कोई खुद कुछ वजूद नहीं होता, जिनका खुद कुछ मतलब एक तरीके से एग्जिस्टेंस नहीं होता, जब बल्कि वो अदर एंटिटीज पर डिपेंड करते हैं, उन्हीं को बोलते हैं डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, है ना। अब ये दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं दोस्तों कॉमोडिटी डेरिवेटिव और एक होते हैं फाइनेंशियल डेरिवेटिव। मतलब कॉमोडिटी डेरिवेटिव उन्हें बोलेंगे जो पूरी तरीके से अनदर कॉमोडिटीज पे डिपेंड करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल भाई मान लो एक घर है ना, ये घर है मान लो फॉर एग्जांपल, ऐसे करके घर बना हुआ है, झोपड़पट्टी है। अब इसकी कोई कीमत होगी, है ना। और एक मान लो एक ब्लैंक पेपर है। भाई आप मुझे बताओ क्या इस ब्लैंक पेपर की अभी तक कोई कीमत है? कोई कीमत नहीं, है ना। अगर आपको ये पेपर पड़ा हुआ मिल जाए तो आप इसे तोड़ मरोड़ के डस्टबिन में डाल देते हो। लेकिन अगर ऐसा हो जाए इस पेपर पे मैं इस घर की सारी रजिस्ट्री करवा दूं, तो क्या आप उसे तोड़ मरोड़ के डस्टबिन में फेंक दोगे? अब तो कभी ना फेंकोगे, अब तो बड़ा संभाल के, अपने से ज़्यादा संभाल के रखोगे भैया। इतना संभाल के तो खुद को भी ना रखते होगे, है ना। क्यों? कोई घर के कागज है। तो मतलब क्या है? मतलब ये है अगर इस मकान की वैल्यू बढ़ेगी, अगर इस प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी, तो ये कागज़ की वैल्यू बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? ऑब्वियस है। तो ये क्या है? एक तरीके से कॉमोडिटी डेरिवेटिव है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा डेरिवेटिव, ये क्या कहलाएगा? कॉमोडिटी डेरिवेटिव कहलाएगा, जिसकी वैल्यू एक वस्तु पर डिपेंड है ना। अब यहाँ पे मकान भी हो सकता है, यहाँ पे गेहूं भी हो सकता है, चावल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। मीन्स जब किसी इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू किसी कमोडिटी पर डिपेंड हो जाती है और उसके वेरिएशन से उसकी वैल्यू बदले, तो उसको क्या बोलते हैं? कमोडिटी डेरिवेटिव बोलते हैं। और अगर यही कागज़ को किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से कनेक्ट कर दो, तो जैसे किसी कंपनी के शेयर के प्राइस, भाई शेयर के प्राइस बढ़ेंगे तो बढ़ेगा, घटेंगे तो घटेगा, है ना। मैं लिख दूँ लो सेंसेक्स से कनेक्ट कर दिया, अब सेंसेक्स बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा, है ना। तो ये क्या कहलाएगा? फाइनेंशियल डेरिवेटिव कहलाएगा। तो डेरिवेटिव क्या होते हैं? जिनका खुद कुछ नहीं है बट डिपेंड करते हैं अदर्स पर, तो उन्हीं को बोलते हैं डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट या फिर डेरिवेटिव के नाम से जानते हैं। एक बात और याद रखना दोस्तों, डेरिवेटिव जो है इसका दूसरा नाम ये भी होता है, ये पढ़ लो, अच्छा बड़ा लंबा चौड़ा नाम है, डेफर्ड डिलीवरी ऑफ डेफर्ड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। और याद रखना दोस्तों, जिसके ऊपर डिपेंड करती है वैल्यू उनको बोलते हैं अंडरलाइंग एसेट्स, ठीक है, जिनके ऊपर डिपेंड करेगी। जैसे कि मैंने वो घर बनाया था, है ना, घर के ऊपर डिपेंड करी थी, शेयर हो गया, कंपनी का सेंसेक्स हो गया, कुछ भी हो, डजेंट मैटर, वो हमारा जिसके ऊपर डिपेंड करेगा वो अंडरलाइंग एसेट्स कहलाता है। ये भी आपको पता होना जरूरी है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना दोस्तों, अब हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? एक्चुअली होता क्या है, ये जो होते हैं यहाँ पे ना, इनकी ट्रेडिंग होती है। क्या होती है दोस्तों? इनकी ट्रेडिंग होती है, डेरिवेटिव ट्रेडिंग होते हैं। और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ट्रेडिंग चलती है। एक्चुअली यहाँ पे जो भी ट्रेडिंग होती है दोस्तों, एक पर्टिकुलर टाइम को लेकर कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस टाइम में इसको ट्रेड किया जाता है। और ये एक फिक्स एक्सपायरी पीरियड के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जनरली 3 से 12 महीनों तक। ये भी आपको याद रखना, मिनिमम 3 मंथ्स होते हैं और मैक्सिमम 12 मंथ्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं। अब आप बोलोगे सर ये किस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कैसे इनकी ट्रेडिंग होती है, किस तरीके से इनको ट्रेड किया जाता है? चलो ये हमें समझना होगा। एक्चुअली दोस्तों याद रखना, वैसे तो कई सारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ये हमारे दो तरीके के होते हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं। लेकिन मैं यहाँ पे दो एग्जाम ओरिएंटेड को बात करूँगा। एक होता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। और भी सुने होंगे, ऑप्शन भी होता है, स्वैप भी होता है, वारंट भी होता है, कॉल ऑप्शन होता है, पुट ऑप्शन होता है। ये सब अपने अगर एम कॉम कराओ तो वहाँ पढ़े होंगे, है ना। ये थोड़े हाई लेवल में आते हैं, लेकिन आपके एग्जामिनेशन में इतना ज़्यादा हाई नहीं आता। लेकिन फॉरवर्ड और फ्यूचर पूछा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पता होना जरूरी है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या है और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या है? चलो समझते हैं। सबसे पहले इनको समझना है तो हमें ये जानना होगा कि भैया कॉन्ट्रैक्ट है क्या, इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, इनकी रिक्वायरमेंट क्यों है, क्या इसका यूज़ होगा, कैसे इन्हें इस्तेमाल करते हैं, है ना। चलो एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ दोस्तों, लाइफ से कनेक्ट करोगे ना सब चीज़ समझ में आ जाएंगी। मान लेते हैं एक फार्मर है, ये भाई किसान खेती करता है। अब मान लो भैया ये वीट का प्रोडक्शन करता है, गेहूं की खेती करता है ना। अब ऑब्वियस है दोस्तों, जब गेहूं की खेती करेगा तो इसको जो है गेहूं, भाई इसने खेती करी है, खेतों में काम कर रहा है, मेहनत करी है, तो ये क्या चाहेगा? जब मेरा गेहूं बन के तैयार हो जाए तो मैं इसको किसी को बेच दूं, है ना। चलो भाई, इसको चाहिए एक ऐसा कस्टमर जो इसका गेहूं ले ले, पहली कंडीशन तो ये आ गई। दूसरी चीज, अब भाई एक मान लो ये हमारे शक्ति वो कंपनी ले लो, नाम तो सुना ही होगा।
कौन सा आता है, आशीर्वाद आटा आता है, आशीर्वाद ले लो, शक्ति भोग ले लो, पतंजलि ले लो, कुछ भी ले लो। अब ये भाई एक कंपनी है जो अपने आटा वाटा बनाती है, प्रोडक्ट बेचती है। तो भाई अब आप मुझे बताओ, ये आटा लोहे से तो बनाएगी नहीं, प्लास्टिक का तो बनाएगी नहीं, गेहूं से ही बनाएगी, तो इसको भी गेहूं चाहिए, है ना। और ये पूरे साल बना के बेचती है, ऐसा तो है नहीं गेहूं जब फसल उगती है बना के बेचती है, तो पूरा चाहिए। तो ये तो भाई बड़ा कस्टमर है ना। एक तरीके से तो लाला आदमी है, इसको तो पूरे पूरे साल के लिए चाहिए, कुंटलों में चाहिए भैया इसके पास, जिससे कि इसके पास गेहूं गेहूं का स्टॉक रहे, और अपना गेहूं से आटा बनाए और बेचे और अच्छे से बिजनेस करे, लाला आदमी है तो, है ना। तो मतलब क्या है, इसको गेहूं बेचना है और इसको गेहूं लेना है, दोनों की बात आ गई। ये सेल करना चाहता है और ये बाई करना चाहता है। चलो भाई, मान लेते हैं भाई गेहूं की फसल की कटाई का समय आने वाला है, 1 डेढ़ महीने बाद कटाई होने वाली है, फिर मान लो 2 महीने बाद कटाई होने वाली है। तो सीधी सी बात है, फार्मर को ऐसा किसान, ऐसा बंदा ढूंढना है जो इसके गेहूं 2 महीने बाद जैसी कटाई वटाई हो ले ले। और इसको ऐसा बंदा ढूंढ रहा है, जैसी कटाई हो मुझे भैया मिल जाए, पता चला सब बिक गया तो मैं कहाँ से जाऊंगा, मेरी तो दुकान ही बंद हो जाएगी, आटा कैसे बेचूंगा, लाला की दुकान कैसे चलेगी, मेरा बिजनेस कैसे चलेगा। अब दोनों की अटक रही है, अब क्या करा जाए। कोई नहीं, फार्मर अपनी मेहनत कर रहा है, वो अपने ग्राहक ढूंढ रहा है लोकल में, वो अपने भैया किसानों को ढूंढ रहा है, कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो उससे कांटेक्ट करे। एंड फाइनली मान लो ये अलग अलग किसानों के पास गया और उसी तरीके से इसने इस किसान से भी कांटेक्ट किया। अब होता क्या है, इसने बोला शक्ति बोग वाले ने किसान से, देखो भाई मुझे जो है कितना आप गेहूं दे सकते हैं ये बताओ। इनने बोला बताओ कितना चाहिए, हमारे पास तो खुद खेत हैं, खेती खेत लगे पड़े हैं, गेहूं जितना वो लोग हमारे रेंज करवा देंगे। तो शक्ति भोग वाले ने बोला फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मुझे 10,000 कुंटल गेहूं चाहिए। अरे बाप रे, किसान ने बोला 10,000 कुंटल चाहिए। बोला हाँ जी बताओ, क्योंकि हमारा तो ऐसे ऐसे बिजनेस है, हमें तो चाहिए, हमें तो पूरा स्टॉक चाहिए पूरे साल के लिए। फार्मर ने बोला ठीक है, मैं तुम्हें 10,000 कुंटल जो है स्टॉक दे दूंगा, तो ये बताओ कितने रुपए में डील होगी, मतलब पैसे तो बताओ। अब शक्ति भोग वाले ने बोला बताओ भाई क्या चल रहा है मार्केट का प्राइस। चलो एक एग्जाम्पल मान लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल किसान ने बोला भाई अभी देखो अगर बात करें तो 200 रुपये कुंटल की बात चल रही है, 1 कुंटल के 200 रुपये चल रहे हैं। तो बताओ क्या करना है, 10,000 कुंटल मैं आपको दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो डील डन करते हैं। तो अब शक्ति भोग वाले ने बोला देखो भाई एट प्रेजेंट चल रहा है 200 रुपये कुंटल, मुझे तुमसे चाहिए 2 महीने बाद, है ना, अभी तो चाहिए नहीं। अब 2 महीने बाद आपसे मैं ये 10,000 कुंटल लूंगा, तो ये बताओ कितने रुपए में दोगे। अब किसान ने बोला देखो सर दो बातें हो सकती हैं, 2 महीने बाद हो सकता है ये 200 रुपये कुंटल से बढ़ के 300 रुपये कुंटल भी हो जाए, है ना दोस्तों, भरोसा थोड़ी है। और ऐसा भी तो हो सकता है, शक्ति भोग वाले ने बोला कि भाई 100 रुपये कुंटल रह जाए। बिल्कुल सही बात है, फ्यूचर तो किसी ने देखा नहीं। भाई मान लो फॉर एग्जांपल दोस्तों, अगर मान लो प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा उपज हो गई, तो सस्ता बिकेगा, माल ज़्यादा है। लेकिन मान लो भगवान ना करे कोई मिसहैपनिंग हो गई, बाढ़ आ गई, लोगों की फसल नुकसान हो गई, कुछ भी हो गया, तो फिर महंगे बिकेगी चीज़ें, और फ्यूचर ना इसे पता किसान को और ना ही इसे पता, क्या किया जाए। तो इसी रिस्क को दूर करने के लिए, जिससे कि फ्यूचर में इन दोनों को प्रॉब्लम ना हो, ना ना बेचने वाले को ना खरीदने वालों को, तो ये दोनों मिलकर एक पर्टिकुलर अमाउंट पर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। मान लो इन दोनों ने आपस में सहमति करी और बोला चलता तेरी ना मेरी, एक काम करते हैं, 2 महीने बाद प्राइस कुछ भी हो तू मुझे बता कितने पे देगा। किसान ने बोला भैया देखो मैं तुम्हें 2 महीने बाद कुछ भी हो, 200 चल रहा है, अब ये कुछ भी हो सकता है भैया, तुम मुझसे ले लेना 180 रुपये, 180 पर कुंटल ले लेना। शक्ति भोग वाले ने बोला भैया देख 100 हो गया तो मुझे बहुत नुकसान हो जाएगा, तो एक काम करते हैं, एक बीच का रास्ता निकालते हैं, ना तेरी ना मेरी, चल भाई 150 रुपये कुंटल पे डील डन करते हैं। मान लो फार्मर एग्री हो जाता है, तो अब क्या होगा, अब एक इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ कि 2 महीने के बाद किसान 10,000 कुंटल गेहूं किसको बेचेगा, इस शक्ति भोग वाले को बेचेगा, कितने रुपए कुंटल पे, 150 रुपीज़ कुंटल के हिसाब से। अब दोस्तों याद रखना, 2 महीने के बाद अगर इसका प्राइस गेहूं का मार्केट रेट
500 रुपये कुंटल भी हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और घट के 50 रुपये कुंटल भी हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन दोनों ने एक एग्रीमेंट साइन करा है। अब यहाँ पे मार्केट रेट से कोई डिपेंडेंट नहीं होगा। तो यही जो दो पार्टियों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है एक पर्टिकुलर एंटिटी या प्रोडक्ट को लेकर, यही कहलाता है दोस्तों डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। अब आप बोलोगे सर इसमें किसी ना किसी को तो लॉस होना है। देखो भाई, गेम है तो बिजनेस है, यहाँ तो फायदा और नफा और नुकसान लगा रहता है ना। अब आप मार्केट रेट की तुलना करोगे तो नुकसान और फायदा तो नजर आएगा ही, लेकिन जरा काम की बात भी तो समझो। अगर दोस्तों फॉर एग्जाम्पल 2 महीने बाद इसको किसान को ग्राहक ना मिलता तो इसकी फसल कहाँ जाती, ये क्या करता सोचो। ये किसे बेचता, कैसे बेचता? फिर इसे सरकार को बेचना पड़ता था एमएसपी पे, सस्ते में बेचना पड़ता, ये करना पड़ता, वो करना पड़ता। और दूसरी भी ये लाला आदमी को तो बिजनेस से खराब हो जाता, है ना। तो भाई ये तो हमें करना पड़ेगा। तो एक डील तो होती है प्री डिटरमाइंड प्राइस पर, तो मतलब परिभाषा क्या निकली, जब दो पार्टियों के बीच में एक पर्टिकुलर प्री डिटरमाइंड प्राइस पर फ्यूचर में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, एक पर्टिकुलर डेट के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, इसी को बोलते हैं दोस्तों डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है दो प्रकार का हो सकता है, इट मे बी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और इट मे बी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, है ना। ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों ये कब होगा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और कब होगा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, वही मुझे समझाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखना, अगर ये जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट किसान और उस शक्ति भोग के बीच में हुआ है ना, अगर ये कस्टमाइज्ड है, कैसे है, कस्टमाइज्ड है। कस्टमाइज्ड का मतलब होता है दोस्तों एक प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन के अंडर नहीं है, एक नेगोशिएबल बेस्ड है, या फिर बातों बातों में किया गया है, कोई लिखित में काम नहीं है, रिटन में काम नहीं है, प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में नहीं है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि आपकी सब्जी मंडियों में, अनाज मंडियों में होता है, ऐसी तो होता है ना। बातचीत होती है ना, ले भाई मैं तुझे इतने बेचूंगा बता। अब यहाँ पे भैया वो बात से मुखर भी सकता है, आने वाले समय में वो बोले ना जी मैं तो कहीं और से ले लिया, ना जी मैंने तो वहाँ से ले लिया। अगर कोई पर्टिकुलर रूल एंड रेगुलेशन नहीं होगा, यानी कि कोई भी यहाँ पे एग्रीमेंट नहीं करा रहा, एक सिस्टमेटिक वे में नहीं होगा, एक तरीके से ओवर द काउंटर बताया था मैंने ओटीसी, उस तरीके से होता है, तो ये होता है हमारा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अगर ये स्टैंडर्डाइज्ड वे में हो जाए, किस में हो जाए, स्टैंडर्डाइज्ड वे में हो जाए, पर्टिकुलर एक इंटरमीडिएट यहाँ पे काम करे इन दोनों के बीच में, जो ये कांटेक्ट करवा रही है किसान और शक्ति बुक के बीच में, है ना, एक सेंट्रलाइज वे में हो, रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हो, सारी बातें सिस्टमेटिक वे में हो, तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम में आता है यही क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्रैक्ट इज कस्टमाइज्ड और विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉरवर्ड वो स्टैंडर्डाइज। तो देखो याद करने का तरीका है, फ्यूचर में हमें अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, मैंने तो ऐसे याद रखा, कभी भी नहीं भूलता, तुम भी याद रखो। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हमेशा क्या होता है, स्टैंडर्डाइज होता है, और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों कस्टमाइज होता है, ये भी आपको पता होना जरूरी है ना। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ओवर द काउंटर पे होता है, और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हमारे किस पे ट्रेड होते हैं दोस्तों, एक्सचेंजेस पे इसको ट्रेड किया जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें भी समझ में आ गई होंगी, सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको, है ना। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या है, डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, किस तरीके से इनकी ट्रेडिंग होती है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है सारी बातें क्लियर हैं। अभी मैं आपको एक बात बताऊँ, 10th ऑफ नवंबर से भाई मेरा भी एक नया कोर्स आया है, आप अलग अलग एजुकेटर्स के हैं, इसका भी बेनिफिट लीजिए। 8:30 बजे मेरा फाउंडेशन बैच चलता है, सुबह 7:30 बजे दोस्तों डेली करंट अफेयर्स की क्लास चलती है अनअकैडमी के प्लस पे, आप आइए उसको ज्वाइन कीजिए, है ना। बाकी एक इंपॉर्टेंट चीज़, अनअकैडमी कॉम्बैट में हिस्सा ला कर देते रहा करो। आस्क इट आउट फीचर का यूज़ करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। आस्क इट आउट फीचर में अब आप कभी भी इंस्टेंट अपने डाउट को फॉरवर्ड करके अपने डाउट को हाथों हाथ क्लियर कर सकते हैं। अनअकैडमी कॉम्बैट 10 बजे होता है एवरी संडे। क्लियर है दोस्तों। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, इस समय नवंबर की बहुत बढ़िया बढ़िया ऑफर चल रहे हैं, तो इनका भी आप बेनिफिट लेना ना भूलें, है ना। अगर बैंक में बात करें तो 1 साल पे दोस्तों 4 महीने का फ्री है, और 2 महीने 2 साल का लेते हैं तो 8 महीने का फ्री मिलेगा। कॉम्बो पैक लोगे दोस्तों 1 साल पे 6 महीने का फ्री मिलेगा, और 2 साल पे 12 महीने का यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिलता है। एक इंपॉर्टेंट चीज़, कोई भी स्टूडेंट अगर अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेता है तो ये मेरा रेफरल कोड है दोस्तों गेट लाइव, इसको आप शेयर करना मत भूलिएगा, है ना। तो इससे आपको इंस्टेंट 10% का ऑफ मिल जाएगा। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दो, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे इसी तरीके से अब इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अगली क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।